ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, टैक्स रेट्स है, टैक्स रेट्स पढ़ने वाले हम लोग। और टैक्स रेट मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल इनकम टैक्स रेट होता है और स्पेशल टैक्स रेट होता है। नॉर्मल टैक्स रेट और स्पेशल टैक्स रेट पहचाना कैसे जाएगा, ये अगर कोई भी टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, मतलब किसी सेक्शन में लिखा है, तो वो स्पेशल है। और अगर कोई सेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हम, जैसे मैंने आपको 2.5 लाख का इनकम बोला कि अप टू 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, आपने मुझको सेक्शन नहीं पूछा, इसका ये मतलब है वो जो रेट आता है वो फाइनेंस एक्ट से आता है। और फाइनेंस एक्ट से क्यों आता है सर, वो इनकम टैक्स एक्ट में क्यों नहीं रखते रेट? जैसे स्पेशल रेट इनकम टैक्स में रखे तो नॉर्मल वाले भी तो इनकम टैक्स में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हर साल इकोनॉमी का हालत अलग अलग होता है, और जैसे इकोनॉमी में हालात होते हैं उसके हिसाब से टैक्स रेट बदलने होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट बदलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसका प्रोसेस जो है वो लेंदी है, पार्लियामेंट से अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, प्रपोजल करने पड़ते हैं, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और बजट जो होता है देश में वो वैसे भी हर साल बताना ही है, तो इन्होंने टैक्स रेट्स को बजट से लिंक करके रखा हुआ है। तो जैसे बजट आएगा, बजट मतलब क्या, इंडिया क्या प्लान कर रहा है, कितना स्पेंड करने के लिए प्लान कर रहा है, उसके हिसाब से वो लोग रिवर्स बजट बनाते कि कितना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, और जितना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए उसके हिसाब से उस साल के टैक्स के रेट होते हैं। तो बजट का और टैक्स के रेट का डायरेक्ट कोरिलेशन है, और इसलिए उन्होंने टैक्स के रेट्स को बजट में ही रखा हुआ है। बजट कब आता है? बजट हमेशा फर्स्ट फेब पे आता है, ठीक है ना। तो अगला बजट कम से कम आप देख लेना, अगर आपने लास्ट बजट नहीं देखा होगा तो। बजट के दिन मार्केट वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इट इज अ इंटरेस्टिंग डे। आपको बजट के दिन हमेशा छुट्टी लेके देखना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर देश को किस एंगल से देखते हैं, एंड दैट इज द एंगल दैट यू शुड बी लुकिंग अपॉन। क्योंकि न्यूज चैनल वाले जो होते हैं ना उसको बहुत अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को कैसे देखती है, और फिर उसका जैसे अभी लास्ट बजट में निर्मला सीतारमण ने टारगेट दिया, वी शुड बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। करंटली वी आर समवेयर अराउंड 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो हमें इकोनॉमी को डबल करना है, हमें करना है, गवर्नमेंट को नहीं करना है, हमें मतलब आपको और मुझको करना है। क्योंकि इकोनॉमी डबल तभी होगी जब आप जैसे लोग बिजनेस में आएंगे और बिजनेसेस करना चालू करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डबल नहीं होती, वो सिटीजन्स को करनी पड़ती है। तो जो उन्होंने टारगेट रखा है वो सिटीजन्स को अपना टारगेट समझ के लेना पड़ेगा, एंड यू शुड डू वॉट एवर योर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू कैन डू, और आपको फिर इस इकोनॉमी को डबल करना पड़ेगा। तो पहले अगर आपका टर्नओवर 10 लाख का था, मतलब पहले आप 10 लाख तक का बिजनेस करते थे, अगर आपने अपने लेवल पे टर्नओवर डबल कर दिया, 20 लाख का कर दिया, तो आप समझ लो कि आपने अपना टर्नओवर डबल किया, तो ये 2.9 ट्रिलियन कभी तो 5 ट्रिलियन क्रॉस हो सकता है। ऐसा हर बिजनेस को करना चाहिए। जो 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है उसको 200 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर अब हर बंदा तो बिजनेस तो डबल कर नहीं सकता एक साल में, इसलिए हमें नए बिजनेसमैन की भी जरूरत होती है जो इसके पहले इकोनॉमी में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अगर वो लोग भी इंडस्ट्री में आ गए और उन्होंने भी बिजनेस करना चालू किया तो इकोनॉमी में नया जीडीपी कंट्रीब्यूट होगा। नॉट ओनली दैट, हम बोलते हैं कि जो फॉरेन की कंपनी है जैसे एप्पल है, सैमसंग है, टेस्ला है, हम उनको भी बोलते हैं कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ ताकि हमारे यहाँ पे खाली वो चीजें ना प्रोड्यूस हो जो इंडियन कंज्यूम करते हैं, हमारे यहाँ पे वो भी चीजें प्रोड्यूस हो जो फॉरेन में कंज्यूम होती है लेकिन इंडिया में प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज हाउ द इकोनॉमी विल ग्रो, और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए फिर आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन तो लगेगा, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल आप ही लोग वो हो जो बताते हो लोगों की टैक्स की चोरी कैसे करनी है, कैसे इनकम कम दिखाना है। तो दैट पर्टिकुलर ब्लेम इज ऑन अस। हम अगर लोगों को बताना चालू कर देंगे कि मत करो, बहुत हो गया ये ब्लैक व्हाइट का खेल, ये मत करो, अभी आप व्हाइट टू व्हाइट रखो, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन रखो, क्योंकि इकोनॉमी को डबल करने का टारगेट हम सब लोगों के सर के ऊपर है। बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब टैक्स भरने की बात आती है तो क्लाइंट फिर वही बोलता है कि सर आप इकोनॉमी रख लीजिए, आप अपना देश रख लीजिए, मुझे तो टैक्स नहीं भरना है। तुमको कोई कुछ लेना ही है तो अंबानी से ले लो, जैसे अंबानी मेरा क्लाइंट है, ठीक है। चलो, तो इंडिविजुअल के जो टैक्स के रेट्स होते हैं उसको हम स्लैब रेट बोलते हैं, और स्लैब अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, वो वर्किंग नोट में हम पढ़ेंगे, नोट्स में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल को क्या क्या टैक्स रेट होते हैं। इंडिविजुअल छोड़ के जो बाकी लोग होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है HUF, AOP, BOI और AJP, मतलब क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब छोटे छोटे लोग, ट्रस्ट वगैरह ऐसे जो लोग होते हैं उनको लगता है बेसिक टैक्स रेट। उनको क्या लगता है? बेसिक टैक्स रेट लगता है। बेसिक टैक्स रेट, बेसिक स्लैब रेट का मतलब क्या होता है? वो जो आपने रट के रखा है अभी 2.5 तक 5%, 2.5 लाख टू 5 लाख तक, ठीक है ना, 20%, एंड अबाव, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा क्या,
2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख टू 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख तक 20% एंड अबाउट 10 लाख अगर होगा तो 30%। इस स्लैब को हम क्या बोलते हैं? बेस स्लैब। ठीक है, तो ये बेस स्लैब के हिसाब से चलता है इन लोगों के लिए। बाकी ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए अलग अलग स्लैब है, क्योंकि उसमें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन करके कुछ आता है, तो इसलिए उनको हम बेसिक स्लैब नहीं बोलते। जो पहला स्लैब है, जो ओरिजिनल स्लैब है, उसको बेस स्लैब बोला जाता है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है तो आप लोगों को कोई बेस स्लैब नहीं मिलता। ठीक है ना, बेसिक स्लैब देने के पीछे का लॉजिक समझो कि जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बेसिक स्लैब दिया जाता है। मैंने क्या बोला? बेसिक नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए बेसिक स्लैब दिया जाता है। अगर कोई 2.5 लाख तक कमाता है तो आपको नहीं लग रहा उसके खुद के ही नीड्स इतने होंगे कि उसके पास पैसा ही नहीं बचा रहेगा टैक्स भरने के लिए। उसको खाना खाना है, कपड़े लेने हैं, स्कूल्स का फीस भरना है, हेल्थ केयर का टेक केयर करना है, घर होगा तो उसका रेंट देना है, खुद का होगा तो उसका ईएमआई भरना है। तो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है जिसमें क्या क्या आता है? फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाईफाई, बहुत सारी चीजें आती है आज के टाइम में बेसिक एग्जाम्शन में। तो बेसिक नेसेसिटी में आप, गवर्नमेंट बोलता है अगर आप इतना इतना कमा रहे हो ना तो आप अपने हिसाब से क्या करो, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को मैनेज कर लो। क्योंकि अगर हम 1 रुपए से अगर टैक्स लेना चालू करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर आपको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करके देना। गवर्नमेंट बोलती है हम आपसे 2.5 लाख तक टैक्स ही नहीं लेते, एक काम कर लो, आप अपने हिसाब से अपनी नेसेसिटीज को मैनेज कर लो, क्योंकि हम आपसे टैक्स लेंगे, आपको फैसिलिटी हम क्रिएट करके देंगे। उससे अच्छा आप अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से कौन से कपड़े पहनने आप खुद डिसाइड कर लो और खुद ही परचेस कर लेना। गवर्नमेंट आपको कपड़े क्यों देगी? अगर गवर्नमेंट कपड़े देगी तो फिर वो उल्टा हो जाएगा कि ये मेरे साइज का नहीं है, मेरे फेवरेट कलर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला तेरा फेवरेट कलर, तेरा साइज तू ले ले, तेरे से टैक्स हम नहीं लेंगे। कहां तक? 2.5 लाख तक। हॉस्पिटलाइज होते हो आप डिसाइड करो कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना है। ठीक है ना, आपको बच्चों को स्कूल में भेजना, आप डिसाइड करो आपके बच्चे स्कूल में जाने चाहिए। आपसे हम 2.5 लाख तक टैक्स ही नहीं लेंगे। लेकिन ये अप्लाई नहीं होता ना फर्म एलएलपी को। फर्म के तो बच्चे होते नहीं है, फर्म तो कपड़े पहनती है नहीं, फर्म को तो भूख लगती है नहीं, फर्म को तो फीवर आता नहीं है। तो फर्म को हमने क्या बोला? आप फर्म बेसिस पे, अगर देखो फर्म बेसिस पे कोई भी बिजनेस चालू करता है या एलएलपी पे बिजनेस चालू करता है तो बिजनेस छोटा बिजनेस है कि बड़ा बिजनेस है? पहले वो बताओ। बड़ा ही होगा ना, इंडिविजुअल से तो बड़ा ही है ना, प्रोप्राइटर से तो बड़ा ही होगा। 3-4 लोग साथ में आके कर रहे, 20 लोग साथ में आके कर रहे, अपने पास क्लाइंट है 100 पार्टनर की एलएलपी है हमारी। ठीक है ना, तो उसमें जितना बड़ा करने जाओगे बड़ा होगा। तो बड़ा बिजनेस तो बड़ा इनकम तो बड़ा टैक्स, प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, फर्म एलएलपी को ये स्लैब वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, फ्लैट 30%। तो 1 लाख इनकम होगा तो 30,000 का टैक्स, 10 लाख का इनकम होगा तो 3 लाख का टैक्स, 1 करोड़ का इनकम होगा तो 30 लाख का टैक्स, 100 करोड़ का इनकम होगा तो 30 करोड़ का टैक्स। मतलब कितना भी इनकम होने दो आपका, मल्टीप्लाई बाय क्या कर लो आप, 30% कर लो, वो आपका हो गया टैक्स का रेट, 30% फ्लैट। ये बात क्लियर है? ओके। कंपनी जो होती है उसमें अलग अलग बातें होती है, तो कंपनी की मैं बातें थोड़ा यहां पे नोट्स में बता देता हूं आपको। कंपनी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, लेकिन कंपनी आपके सिलेबस में नहीं है। कंपनी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आ सकता है। मतलब कंप्यूटेशन नहीं आएगा पूरा आपको कंपनी का, लेकिन टैक्स रेट क्या है वो कुछ पूछा जा सकता है। और इंटरव्यूज में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि आप अभी आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको इंटरव्यूज में कोई भी पूछेगा कि व्हाट आर द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द कंपनी, और अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे तो आपको जॉब पे क्यों रखेंगे। और आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि सर वो कंपनी जो है ना हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो तो एक्चुअल सीए फर्म होगी जहां पे क्या सिलेबस में और क्या सिलेबस में नहीं है उससे लेना देना नहीं होता, जो इंडस्ट्री में होता है उससे लेना देना होता है। तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो मोर देन व्हाट यू शुड नो एज पर योर सिलेबस, एंड यू आर मेंट टू नो मोर देन व्हाट इज देयर इन सिलेबस। ठीक है ना, तो आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि कंपनी के बारे में होता क्या क्या है। तो कंपनी पहले तो 2 टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का जो है ना वो डेफिनेशन है लॉ में। ठीक है ना, डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी भी इसमें होती है और एक फॉरेन की कंपनी होती है जिसका मैनेजमेंट इंडिया में होता है, ऐसा कुछ तो हम बात करेंगे आगे जाके। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी इज अ बिगर टर्म देन इंडियन कंपनी, इसका डेफिनेशन है लॉ में। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन फिर नेगेटिव में लिखा गया। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन कैसे लिखा गया? नेगेटिव में। एनी कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, और कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी इज अ
फॉरेन कंपनी, आप जैसे भी बात कर सकते हो कर लो, ठीक है ना। बोलो ज्यादा टैक्स किससे लेना चाहिए? फॉरेन कंपनी से। ये तो बराबर है, क्योंकि अपनी कंपनी तो डोमेस्टिक होती है ना, पहले तो फॉरेनर को लूटो। ये मेंटालिटी चेंज होना चाहिए इंडिया में, ये गलत मेंटालिटी है, ठीक है ना। आई टोटली डिसएग्री विद दिस पर्टिकुलर मेंटालिटी। एक तो तुम फॉरेन कंपनी के पास जाके भीख मांग रहे हो कि हमारे देश में बिजनेस लाओ, तुम टेस्ला के पास जाके बोलते हो इंडिया में प्लांट लगाओ, एप्पल के पास जाके बोलते हो इंडिया में प्लांट लगाओ। क्यों? हम आपसे 40 लेंगे। हम आपसे कितना % लेंगे? क्योंकि हमारी इंडिया में ऐसा, आप ये तो ठीक है, तो इनकम टैक्स से ये तो वो लोग इंडिया में बिजनेस करने आए तो हम उनसे टैक्स ज्यादा लेते हो, वो तो चलो ठीक है। आप देखो कि कभी भी आप पार्क में चले जाओ, जू में चले जाओ, प्लानिटोरियम में चले जाओ, आप कहीं भी ऐसे माउंटेन या ट्रेक पॉइंट पे चले जाओ, इंडियन लोगों का जो रेट होता है वो 100 रुपए एंट्री टिकट होता है, ठीक है ना। और फॉरेनर्स के लिए 500 रखा होता है। क्यों भाई? मतलब ऐसा इंडियन ने क्या किया कि उसको आप 100 रुपए में एंट्री दे रहे हो, और ऐसा गलत फॉरेनर ने क्या किया जिससे आप 500 रुपया ले रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनसे कम लो, गिवन अ चॉइस आपको फॉरेनर से कम लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके देश से यहां तक ट्रैवल कर आया वो देखने के लिए, वो आपके लिए इकोनॉमी बढ़ा रहा है, आपके लिए कंजम्पशन बढ़ा रहा है, उनको आपको कंसेशन देना चाहिए। नहीं देना है, कम से कम फेयर प्राइस तो रखो, आपका भी 100 उसका भी 100। लेकिन क्या इंडियन मेंटालिटी जो है ना, बाहर वाले लोगों को पहला लूट लो, ठीक है ना। और ये इधर ही नहीं है, मुंबई में आप चले जाओ, आप मुंबई के नहीं हो, आपको ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर से लूटना चालू करेंगे, ठीक है ना, स्टैंड के बाहर, क्योंकि उनको पता है कि आप यहां के नहीं हो। आपके बात कर, जैसे आप पूछोगे ना भैया बांद्रा जाओगे क्या, उनको पता चल जाता है कि आप मुंबई के नहीं हो, क्योंकि मुंबई के लोग ऐसा बातचीत नहीं करते, वो डायरेक्ट घुस जाते हैं। हाँ, उनको आदत है। हाँ, तो मुंबई की कुछ अलग ही एक लैंग्वेज होती है जो मुंबई के लोगों को ही पता होती है, एक अलग से बिहेवियर होता है, ठीक है ना। और मुंबई के लोग ऐसा इधर उधर देखते नहीं रहते, बाहर से कोई भी आता है तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है कि आपको सब देखना होता है, ठीक है ना। तो वो लोग पहचान लेते हैं कि ये बाहर का है, और जैसे आपको देखते ना उनके अंदर ही अंदर एक मुस्कान आ जाती है, आज इसको आज लूटेंगे भाई, आज हम मटन खाएंगे आज घर पे, ठीक है ना। तो ये ऐसा गलत है। आई डोंट अग्री टू दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो कभी कभी कुछ चीजों से मैं डिसएग्री करता हूं तो आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं फिनेंस मिनिस्टर नहीं है ना, तुम लोग बन जाओगे तो तुम बदल देना, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी के और डोमेस्टिक कंपनी के रेट सेम होने चाहिए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? सर अगर आपको इतना बुरा लगता है तो गवर्नमेंट को तो अक्ल होना चाहिए ना, वो लोग को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा होता है ना, ग्लोबल मैनेजमेंट पे या ग्लोबल टैक्सेशन में या इंटरनेशनल टैक्सेशन में सिंपल रूल है, यू गिव मी द बेनिफिट, आई विल गिव यू द बेनिफिट। यू पुट टैक्स ऑन मी, आई विल पुट टैक्स ऑन यू। यू गिव मी द कंसेशनल रेट, आई विल गिव यू द कंसेशनल रेट। तो दो देशों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट के हिसाब से रेट लगते हैं एक्चुअल में। ये रेट तो हमने ऐसे डराने के लिए रखा हुआ है कि देख तो अगर मेरे साथ अग्रीमेंट नहीं साइन करेगा ना तो 40% लगेगा तेरे को, तेरे देश की कंपनीज को। अब तेरा देश आए और मोदी अंकल के बाजू में बैठे और डिस्कस करे कि हमारे देश से अगर आपके देश में कोई बिजनेस लेकर आता है तो सर 10% पे टैक्स लगना चाहिए, और अग्रीमेंट साइन हुए हैं जहां पे 10% का टैक्स भी है। 10% का टैक्स बोले तो टैक्स हेवन हो जाता है, वो क्या हो जाता है देश हमारा? टैक्स हेवन। कुछ जगह पे हम 15% का टैक्स लगाते हैं, खाली 15% का टैक्स। 15% इज अगेन टैक्स हेवन। चलो कुछ नहीं तो कम से कम 20% तो लगाते हैं, लेकिन 40 कहां, 20 कहां? लेकिन उसके लिए आपका देश हमारे देश के साथ क्या करना चाहिए? अग्रीमेंट करना चाहिए। और अग्रीमेंट कभी वन साइड नहीं होता। आप अगर हमें कुछ देते हो तो हम भी आपसे कुछ, लाइक एक्सपेक्टेशन होता है ना, क्रॉस एक्सपेक्टेशन, यू गिव मी समथिंग, आई विल गिव यू समथिंग, ठीक है ना। तो वो चलता है वहां पे, तो वैसा रिलेशन। तो इसलिए हम अब ये मोदी अंकल वगैरह या फिनेंस मिनिस्टर्स वगैरह ये लोग ट्रैवल क्यों करते रहते हैं एक दूसरे के देश में? अग्रीमेंट साइन करने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए, कि हम दोनों की इकोनॉमी को कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी बातें होती है। चलो ठीक है, लेकिन रेट कितना है? 40%। वो याद रखो, क्योंकि वो अगर एमसीक्यू में आएगा तो 40% पे क्लिक करना है। आपके मॉड्यूल में एक 50% वाला भी पॉइंट है, लेकिन वो बहुत पुराना पॉइंट है तो मैं इग्नोर कर रहा हूं उस चीज को। 40% वाला आप याद रखिए। डोमेस्टिक कंपनी, अगर एग्जाम में वो लोग ने कुछ भी नहीं बोला, नथिंग इज मेंशन, कुछ भी नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, खाली बोला कि ये इंडियन कंपनी है, इसका टैक्स का रेट कितना है, तो जनरल टैक्स का रेट कितना होता है डोमेस्टिक कंपनी का? 30%। बाय डिफॉल्ट कितना देश का टैक्स रेट है? कुछ भी नहीं बोला तो 30%। एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जो कंडीशन अगर आप कंप्लाई करोगे तो आपका टैक्स का रेट कम करने के लिए गवर्नमेंट रेडी है। और आपको पता होगा तो बीजेपी गवर्नमेंट जो होती है, आपको बीजेपी गवर्नमेंट को हमेशा लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ है बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। हम हमेशा बोलते हैं कि ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट देते हैं,
ऐसा आपने सुना होगा, अदानी अंबानी इसको ज्यादा बेनिफिट देते हैं। अदानी अंबानी इसका तो नाम ही खराब है, बाकी किसी भी कॉर्पोरेट को ये लोग ज्यादा बेनिफिट देने के लिए रेडी, क्योंकि इनका जो फंडिंग होता है 2014 में इलेक्शन का, या किसी भी इलेक्शन का जो फंडिंग होता है, आप देते हो क्या बीजेपी गवर्नमेंट को पैसा फाइट करने के लिए? पैसा कौन देता है? कॉर्पोरेट देती है। तो आपको नहीं लगता कॉर्पोरेट्स के लिए वो लोग बेनिफिशियल प्रोविजन लाएंगे? जो लोग उनको पैसे दे रहे हैं, तो एक लेवल पे ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया का पॉलिटिक्स रन करती है, और रियलिटी ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी जो होते कॉर्पोरेट्स, एक्चुअली कॉर्पोरेट्स आर रनिंग द कंट्री एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दे आर डूइंग द बिजनेस। और बिजनेस करना कब से गलत हो गया? और बिजनेस किसने बोला कि तुम जिस तरीके से बोलोगे उसी तरीके से वो लोग बिजनेस करेंगे? उनका बिजनेस है, दे विल डू इट इन देयर ओन वे, यू डू द बिजनेस इन योर ओन वे इफ यू विश टू डू इट। आपको किसी ने रोका नहीं है, तो आप उनको क्यों रोक सकते हो? तुम और अदानी के ऊपर कमेंट करते हो, फोर्थ लार्जेस्ट और फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नाउ। तुम इधर घर पे बैठ के टूटी हुई खाट के ऊपर फटे हुए पिलो को लेके तुम बोलते हो अदानी क्या कर रहा है? मतलब तुम किसको जज कर रहे हो पहले वो तो देख लो, ठीक है ना? तो उनके हाथ में पावर है पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का। जब उनके हाथ में पावर है तो वो लोग करेंगे, और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। अगर मैं कॉर्पोरेट होता तो शायद मैं भी वही करता जो वो लोग कर रहे हैं। मैं इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी बनाने बोलता जो मेरे लिए बेनिफिशियल होंगी, मेरी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होंगी। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई पावर में, तो उन्होंने पहला प्रॉमिस किया था डोमेस्टिक कंपनीज को कि हम आपका टैक्स का रेट कम करेंगे, हम आपका टैक्स का रेट कम करेंगे। तो उन्होंने 25% किया टैक्स का रेट। और तुमको लगता है कि ये बिकी हुई गवर्नमेंट है, तो ये उतनी भी बिकी हुई गवर्नमेंट नहीं है। उन्होंने 25% किया, लेकिन अदानी अंबानी का नहीं किया। अदानी अंबानी या JSW या इन्फोसिस वगैरह जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनको अभी भी 30% में ही रखा गया है। उन्होंने बोला उस कंपनी का टैक्स का रेट कम होगा जिसका टर्नओवर 2 साल पहले, तो अभी हम लोग कौन से साल की बात करें? 23 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 23 की बात करें, तो 2 साल पहले बोले तो 21, 22 ये लास्ट ईयर हो गया, बोलो उसके पहले का 21 ये उसके पहले वाला साल हो गया। तो इस साल का जो उन्होंने टैक्स का रेट, इधर का जो टर्नओवर है वो लेस देन 400 करोड़ अगर होगा, लेस देन इक्वल टू क्या 400 करोड़ होगा। मतलब 2 साल पहले का अगर आपका टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे अगर होगा, तो आपको करंट ईयर में 25% का टैक्स का रेट एंजॉय करने का बेनिफिट मिलेगा। अब मुझे पता है कि जितनी भी हमारी बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे नहीं होता, उनका टर्नओवर 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसा है। तो सर कितने परसेंट कंपनीज को आपके हिसाब से बेनिफिट मिला? ऑलमोस्ट कंपनीज मतलब 99.3% कंपनी जो होती है इंडिया में, जो हमारे MCA के डेटाबेस में है, 99.3%, आप समझ रहे हो, 99.3% कंपनी जो होंगी वो 25% के स्लैब में फॉल होंगी, क्योंकि 99.3% कंपनीज का मोटा मोटी टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ था 2 साल पहले। तो बच गई जो 0.7 है ना, वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और उनका टैक्स का रेट अगर हम 1% से भी कम कर देते हैं ना, पूरे इंडिया का बजट हिल जाता है। तो उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स का रेट कम नहीं किया है। हाँ, लेकिन जो स्मॉल कॉर्पोरेट है, हमारी जैसी कंपनी एलिट गुरुकुल लिमिटेड, अपना टैक्स का रेट कितना है? 25%। क्यों? क्योंकि अपना टर्नओवर 2 साल पहले कितना था? लेस देन 400 करोड़, ठीक है ना? तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। या अपने पास जितने भी क्लाइंट है, जितने भी अपने लिमिटेड क्लाइंट है, किसी का भी टर्नओवर 400 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, तो सारे क्लाइंट्स का भी अपना टैक्स का रेट कितना होगा? फाइलिंग करने के टाइम पे आप क्या सिलेक्ट करोगे? 25% सिलेक्ट करोगे। तो ये 2021 का टर्नओवर आपको देखना है। कुछ बच्चे पूछते सर 2021 का क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक बताओ। एकदम सिंपल सा लॉजिक है बेटा। क्या लॉजिक मतलब? मुझे बता, तुझे टैक्स रेट कब पता चलना चाहिए? ईयर के स्टार्ट में कि ईयर के एंड में? तुझे इस साल में कितना टैक्स लगना है ये कब पता होना चाहिए? स्टार्टिंग में ही ना, एंड में कैसे? स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर तुझको एडवांस टैक्स भरते रहना है, ठीक है ना? तेरे को बजट प्लान करना है। गवर्नमेंट ऐसा सडनली उठ के नहीं बोल सकता सरप्राइज इस साल आपका टैक्स का रेट 45%। हमें प्लान करने के लिए हमको स्टार्ट के डे 1 पे ही पता चलना चाहिए कि मेरा इस साल का टैक्स का रेट क्या होगा। वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये एक अलग प्रिंसिपल है, टैक्सेशन का एक प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब लोगों को सडनली जाके शॉक मत दो।
उनको पहले से बताओ कि आपके ऊपर इस साल टैक्स कितना लगना चाहिए, ताकि वो अपना कैश फ्लो उस तरीके से मैनेज करके रखे। तो मुझे बताओ, स्टार्ट के डे 1 पे क्या तुझको इस साल का टर्नओवर पता होगा? इस साल तो अभी चालू भी नहीं हुआ, तो इस साल का टर्नओवर तो देखना ही नहीं है फिर, क्योंकि अभी तक टर्नओवर है ही नहीं तुम्हारे पास। अब बोलो तो फिर लास्ट ईयर का देखो। लास्ट ईयर का मतलब कौन सा ईयर? 21-22। मतलब ये कौन सा डेट है? 1 अप्रैल 2022 है ना। अब तुम यहां पे मेरे आर्टिकल बैठे हो नालायक, मुझको बताओ तुमने कौन सा बैलेंस शीट क्लोज किया है 21-22 का? किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट क्लोज हुआ है क्या अभी तक? 4 महीने हो गए ना ईयर स्टार्ट होके। इस साल का अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया। अब तक आप लोगों ने लास्ट ईयर का एक भी कंपनी का बैलेंस शीट क्लोज किया है क्या? बोलो ना, आपने बैलेंस शीट क्लोज नहीं किया, मतलब आपको अभी तक यह भी नहीं पता कि 21-22 में एग्जैक्टली कंपनीज का टर्नओवर कितना था, यह भी नहीं पता आपको, जबकि वो ईयर क्लोज हो चुका है। लेकिन क्लोज एक्चुअल में क्लोज हुआ है, उसका अभी तक ऑडिट क्लोज नहीं हुआ है। ऑडिट अभी चालू होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं हुए हैं, कुछ एंट्रीज होती हो, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास नहीं हुई है, वो सब करके हम फाइनलाइज करेंगे। मतलब 1 अप्रैल 2022 को आपको ना आने वाली ईयर का टर्नओवर पता है ना इमीडिएट पिछले साल का टर्नओवर आपको पता है। जब पता ही नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लोगे? लेकिन इतना तो पक्का पता है 21-22 पे एक बैलेंस शीट तो 100% कंप्लीट हुआ रहेगा, और वो कौन सा बैलेंस शीट है? 2021 का ये वाला बैलेंस शीट तो पक्का क्लोज हुआ रहेगा, तो उसका टर्नओवर आपको पिकअप करना है। ये हो गया एक लॉजिकल पॉइंट। दूसरा इसका पॉइंट ऐसा होता है कि आपने उस साल इस साल का टैक्स का चोरी करने के लिए जब ये बेनिफिट लाया गया था, तो आपके कंपनी का टर्नओवर 405 करोड़ है, पकड़ लो। करंट ईयर का टर्नओवर कितना है? 405 करोड़ है। लोग खुद को लेस देन 405 करोड़ करने के लिए 399 करोड़ का टर्नओवर करके दिखाते थे। तो करंट ईयर के टर्नओवर से अगर लिंक करते तो मैनिपुलेशन पॉसिबल था। लास्ट ईयर के टर्नओवर से लिंक करते तभी भी मैनिपुलेशन पॉसिबल था, क्योंकि लास्ट ईयर का बैलेंस शीट अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट को एक तो पता था कि एक बैलेंस शीट को भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबमिट हो चुका है ऑलरेडी, और वो 2 साल पहले का है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के एंगल से भी वो लोग थोड़े प्रोटेक्टेड हो गए कि लोग टर्नओवर के साथ अभी प्ले नहीं करेंगे जस्ट टू चेंज द टैक्स का रेट, क्योंकि हमने 2 साल पहले की टर्नओवर को उसको लिंक करके रखा हुआ है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये ऐसे चलता है कि सर 2 साल पहले का टर्नओवर क्या था, तो 2 साल पहले का टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे होगा तो 25%, अगर ये इंफॉर्मेशन होगा तो ही आपको ये रेट सिलेक्ट करना है एग्जाम में। अगर ये इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आपको ये रेट भी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं करना है। तो जनरल रेट कितना सिलेक्ट करोगे? 30%, और फॉरेन कंपनी अगर होगी तो 40%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट जो थोड़े ना कुछ ज्यादा ही फनी रेट है, ठीक है ना, अप टू 10,000 10%। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो समझते हो, तुम तो गांव खेड़े के लोग हो, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 10,000 10%, 10,000 टू 20,000 20%, अबाउट 20,000 30%। ये इसका टैक्स का रेट हो गया। तो मैं आपको पूछता हूं, अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का 8,000 का इनकम अगर होगा तो टैक्स कितना आएगा? 0 की 10%? 10% आएगा ना। अप टू 10,000 मैंने नील तोड़ी ना क्या बोला? मैंने बोला अप टू 10,000 10%, तो 8,000 का 10% बोले तो सर 800 का इसका टैक्स आ जाएगा। इसको नील रेट है ही नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या नहीं है? नील रेट नहीं है। आप बोलोगे सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऐसा क्या पाप किया है कि इनको अपनी नील रेट नहीं रखा है, और स्लैब भी तो देखो 10-20 हजार रखा हुआ है। 10-20 हजार क्या होता है? 20,000 वो लोग मजाक मजाक में एक दिन में कमाते रहेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने ये क्यों रखा है? क्यों आपको उनको 30% पे टैक्स करना था? हाँ, हमको 30% पे टैक्स करना था। लेकिन सर क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता है मैक्सिमम टाइम रूरल एरियाज में होती है, फार्मर से कनेक्टेड होती है, तो एक सेक्शन है 80P करके, एडवांस लेवल का टैक्स आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। 80P क्या करता है? इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मैक्सिमम इनकम टैक्स फ्री करा देता है। क्या कर देता है? टैक्स फ्री करा देता है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के बाद आपको एक्चुअली टैक्स नहीं भरना होता। जैसे आपकी डेयरी है तो डेयरी को टैक्स नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि वो 80P में कवर हो जाता है। आप समझ रहे हो क्या? आप राइस प्रोसेस करते हो अपने फार्मर्स के लिए और उसको मार्केट में बेचते हो, आपका टर्नओवर 100 करोड़ का है, प्रॉफिट 20 करोड़ का है, आपको टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि आपको 80P बचा लेगा, आपका प्रॉफिट कम कर देगा वो। मैंने क्या बोला समझा? और 80P के बाद भी अगर कुछ बचता है, 80P बना देने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है प्रॉफिट, अब वो तो टैक्सेबल होना चाहिए ना फिर, और वो इस रेट पे टैक्स होता है। ओके,
एटीपी का बेनिफिट कंपनीज को नहीं है, एटीपी का बेनिफिट फर्म्स को नहीं है, एटीपी का बेनिफिट इंडिविजुअल्स को नहीं है, एटीपी का बेनिफिट खाली किसको मिलता है? कोऑपरेटिव्स को, क्योंकि कोऑपरेटिव जो होती है वो कॉर्पोरेट वाले लोग कोऑपरेटिव नहीं बनाते, कोऑपरेटिव बनाने वाले लोग गरीब फार्मर होते हैं, किसान लोग होते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव्स को बेनिफिट दिया गया है। एम आई क्लियर दिस मच? पक्का? ठीक है ना? तो इसके अगले लेक्चर में हमको स्पेशल रेट्स के ऊपर कुछ बातें करनी है।